हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 इसका पाठ 10 बड़े भाई साहब इसकी व्याख्या देखेंगे। और अभी तक हम लोगों ने पाठ 9 तक चैप्टर 9 तक जो देखा था वो काव्य खंड था, आत्मत्राण शीर्षक था पाठ 9 का। तो अभी हम लोग चैप्टर 10 पाठ 10 देखेंगे, बड़े भाई साहब। और ये जो है यहाँ से गद्य खंड शुरू होता है स्पर्श बुक में। तो इसके जो लेखक हैं बड़े भाई साहब के, वो हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म हुआ था सन 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। और जन्म स्थान था लम्ही ग्राम वाराणसी, यानी वाराणसी के लम्ही गांव में। इनकी कुछ उपन्यास हैं: सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। गोदान इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है। और इनकी कहानियों का संग्रह जो है बहुत ही विशाल है, जो कि 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें कि लगभग 300 कहानियाँ हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी इनके नाटक हैं, प्रमुख नाटक हैं। निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। गोदान जो है हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये बड़े भाई साहब के बारे में क्या कहा गया है। पहले थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो था 1880 में वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। गरीब परिवार में जन्म लेने और अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, मतलब जो बहुत कम एज में थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इनका बचपन इस कारण अधिक कष्टमय रहा। किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। शुरू में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में टीचर रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला और हंस नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1936 में उनका देहावसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई सन 1936 में। तो बड़े भाई साहब जो ये कहानी है, इसमें लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बड़े भाई होने के नाते जो उनका कर्तव्य है वो अब निभा रहे हैं, लेकिन छोटे भाई जो हैं लेखक, वो उनको उतना महत्व नहीं देते। लेकिन बाद में उनको इस बात का एहसास होता है कि अनुभव जो है वो बहुत काम आता है, जो कि उनके बड़े भाई उनको दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ बोला, स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही मुक्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। बड़े भाई साहब जो थे वो लेखक से 5 साल बड़े थे, और लेकिन केवल 3 क्लास आगे थे। 3 दर्जे, मतलब दर्जा मीन्स होता है कक्षा। लेखक जब जिस उम्र में पढ़ना शुरू किया था, बड़े भाई साहब भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था। लेकिन शिक्षा जो होता है, तालीम मीन्स होता है शिक्षा। शिक्षा के मामले में वो जल्दबाजी नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इतना अच्छे से पढ़ें, चाहे वो एक क्लास में 2-3 साल क्यों न लग जाए, ताकि हम अच्छे करियर को पा सकें। बुनियाद जो है वो एकदम पुख्ता बनाना चाहते थे, मतलब शिक्षा की बुनियाद पूरा मजबूत होना चाहिए, ताकि भविष्य जो है मजबूत बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। लेखक की उम्र 9 साल, तो उनके बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल की थी। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी, तंबी होता है देखरेख, ठीक है, उन्हें तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। बड़े भाई साहब जो थे उनको अपने छोटे भाई का, लेखक का पूरा निगरानी और देखरेख का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ था। और उनकी शालीनता लेखक को की बुद्धिमानी इसी में थी कि वो जो बोलते थे उसको वो हुक्म समझते थे, कानून, उनके हुक्म को कानून समझते थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। बड़े भाई साहब के बारे में बोला जा रहा है कि वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी उनकी। हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। वो हमेशा जो थे वो बुक से जुड़े रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे। जब वो थक जाते थे तो दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या करते थे, कभी कभी
कॉपी पर या किताब के पन्नों के साइड पर चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली की तस्वीर बनाते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख देते थे। कभी कभी जो थे एक ही नाम को या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी कभी किसी शेर को, शायरी को सुंदर अक्षर में वो लिख देते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। कभी कभी तो ऐसा कोई शब्द रचना का शब्द बना डालते थे जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता था और कोई तालमेल नहीं होता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर, जैसे कि एक बार लेखक देखा कि उसके कॉपी पर लिखा हुआ था स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना था। फिर 1 घंटे बाद उस पर एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात के थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। ये सब चीज़ देख के वो समझने का कोशिश किया लेखक, आखिर इसका मीनिंग क्या है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो इसमें असफल रहा और उसको ये भी पूछने का हिम्मत नहीं हुआ अपने भाई साहब से कि ये सब है क्या, क्योंकि वो तो 5वीं क्लास में ही थे और वो 9वीं में थे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। लेखक का मन जो था पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। 1 घंटा भी वो कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते थे। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना है क्या। कभी कभी वो पत्थर उछालते थे, कभी कागज़ का तितली बनाकर उड़ा देते थे। और कोई दोस्त मिल गया तो टहलना शुरू। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। कभी वो गेट को आगे पीछे करते थे, लग रहा था जैसे मोटर चला रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। लेकिन जब वो कमरे में आते थे तो भाई साहब का जो भयंकर रूप देखते थे, रुद्र रूप मतलब बहुत ही क्रोधित रहते थे उसके भाई साहब, तो उसको वो बहुत डर जाते थे, प्राण सूख जाते थे, मतलब डरना। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। सबसे पहले बड़े भाई साहब उससे पूछते थे कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। वो कभी भी जवाब नहीं दे पाते कि कहाँ थे, वो हमेशा चुप रह जाते थे। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। लेकिन वह बड़े भाई साहब के इस प्रश्न का कहाँ थे का जवाब कभी नहीं दे पाते थे, हमेशा चुप रह जाते थे। इसका मतलब था बड़े भाई साहब समझते थे कि ये गलती करके आया और इसे अपनी गलती कबूल है। इसके बाद उसको डांट पड़ता था छोटे लेखक को। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मीन्स होता है शब्द। तो वो बड़े भाई साहब छोटे भाई को बोलते, यदि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ोगे लेकिन एक शब्द भी तुम नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं एड़ा गैरा नत्थु खैरा भी सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। एड़ा गैरा नत्थु खैरा का मतलब होता है कोई साधारण आदमी। तो बड़े भाई साहब जो है छोटे भाई को बोल रहे हैं, तुम जिस तरह से अंग्रेजी पढ़ो, इस तरह से यदि पढ़ोगे तो तुम्हें एक शब्द भी नहीं आएगा। इंग्लिश पढ़ना जो है कोई हंसी खेल का साधारण काम नहीं है कि कोई भी आदमी इसको आके पढ़ ले, वरना सभी तो अंग्रेजी का विद्वान ही हो जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ रात दिन आंखें फोड़ना मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत जी तोड़ परिश्रम करके पढ़ाई करना। बोलता है यहाँ रात दिन आंखें फोड़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं और खून जलाते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके अंग्रेजी समझ में आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है, मतलब उतना भी नहीं आ पाता है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। बोलते हैं बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनको भी अंग्रेजी बोलना शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितना घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंगा मीन्स होता है बुड़बक, बुद्धू। तो वो कहते हैं बड़े भाई साहब लेखक को कि तुम कितने घोंगा हो, तुम कितने बेवकूफ़ हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, क्योंकि मैं इतना दिन रात पढ़ता हूँ फिर भी मैं एक क्लास में 2-3 साल रहता हूँ, लेकिन तुम्हें यह सब देखकर भी सबक तुम मुझसे कुछ सीखते नहीं हो कि पढ़ाई करना चाहिए। मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम यहाँ अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। मैं इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो?
लेखक अपने छोटे भाई से कह रहा है कि हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हम एक एक क्लास में 2-2 3 साल पढ़े रहते हैं। इतना जो देखते हो मेला तमाशा होता है, लेकिन हम कभी भी देखने नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट हॉकी का मैच होता है और हम पास भी नहीं फटकते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, क्योंकि एक साल क्लास में हमको 2-2 3-3 साल लग जाता है। और तुम जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, खेल कूद में समय पास करते हो, तुमको क्या लगता है कि तुम पास हो जाओगे? तो वो उसको समझाते हैं, तुम इस तरह यदि तुमको अपना उम्र ही गंवाना है तो अच्छा है, यहाँ पढ़ने से अच्छा है, यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम घर जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। तो दादा की जो मेहनत की कमाई है, गाड़ी कमाई, वो क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो बोल रहे हैं लेखक को। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सो है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। जब उनको इस तरह से लताड़ मीन्स होता है डांट, जब इस तरह से उनको डांट पड़ती थी तो उन लेखक रोने लगते थे, क्योंकि जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो तो काम ही किए थे कि खेलते थे, पढ़ते नहीं थे। तो बड़े भाई साहब जो थे उपदेश देने में, मतलब भाषण देने में बहुत चतुर थे। ऐसी ऐसी बात कहते थे, ऐसा ऐसा बांध छोड़ते थे, मतलब इस तरह से उनको लताड़ते थे, इस तरह से उनको डांटते थे कि बेचारे लेखक पूरी तरह से टूट जाते थे अंदर से। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति अपने आप में न पाता था। उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। लेकिन जब इस तरह से उनको डांट पड़ता, कुछ देर तो ये रोते बिलबिलाते, लेकिन फिर करते और सोचते कि इतना जब मेरे भैया इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना तो हम मेहनत कर नहीं सकते हैं, तो चलो घर ही चले जाते हैं, ये तो पढ़ाई लिखाई तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर क्या सोचते थे, चलो मूर्ख ही रह जाता। लेकिन फिर कुछ देर बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद क्या होता था, वो निराश जो हो जाते थे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, फिर उससे वो बाहर आ जाते थे और सोचते थे कि आगे से हम खूब जी लगा कर पढ़ेंगे, और तुरंत एक टाइम टेबल बना डालते थे कि कब क्या कैसे पढ़ना है। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं, मतलब बिना योजना के कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। जब वो टाइम टेबल बनाते थे तो उसमें खेलकूद के लिए जरा भी टाइम नहीं रखते थे। प्रातःकाल 6 बजे से 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। इस तरह से वो 6 बजे से 9 बजे तक का रूटीन बनाते हैं। फिर भोजन, फिर खा के स्कूल जाएंगे। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। इस तरह से वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि कब कैसे क्या पढ़ना है, लेकिन उसमें वो खेलने के लिए ज़रा भी समय नहीं छोड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, टाइम टेबल बनाना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, मतलब पहले ही दिन उसको इग्नोर करना लगते हैं, मतलब उसको नज़रअंदाज कर देते हैं जो वो टाइम टेबल बनाए थे। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। इस तरह से वो पहला ही दिन अपना टाइम टेबल को भूल जाते हैं। फिर से वो अपने जो उनका पुराना रूटीन था, खेल कूद, वॉलीबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, वो उसमें वो रम जाते हैं, और बुक उनको बहुत ही बोरिंग चीज़ लगता, लेकिन और किसी चीज़ का उनको याद नहीं रहता। लेकिन बड़े भाई साहब को ये सब चीज़ देखकर फिर से डांटने का अवसर मिल जाता था। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। वो सोचते कि हम उनके सामने नहीं जाएं। कमरे में इस तरह दबे पाँव आना कि उन्हें खबर न, कमरे में इस तरह से धीरे से आते थे कि बड़े भाई साहब को पता ही नहीं चले कि हम आए हैं। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। वो हमको जब भी देखे, वो जब उनकी ओर देखते थे तो वो बेचारे बहुत डर जाते थे। लेखक हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। उनको हमेशा लगता था कि सर पे कोई सवार है, अब मेरा जान जाने ही वाला है। लेकिन वो फटकार डांट सुनकर और घुड़कियाँ खाकर भी, मतलब कि बेइज्जत होकर भी खेल कूद का तिरस्कार, मतलब खेल कूद को नहीं छोड़ सकते थे।
लेखक। सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना मीन्स होता है वार्षिक। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। जब वार्षिक परीक्षा हुई तो क्या हुआ, भाई साहब फेल हो गए लेकिन ये लेखक जो थे वो पास हो गए। तो पहले तो 3 साल का अंतर था इन दोनों में, अब क्या हो गया दर्जे में मतलब क्लास में, अब 1 साल ये तो आगे हो गए, बड़े भाई साहब फेल हो गए मतलब उसी क्लास में रह गए, तो अब दोनों के बीच में दर्जे में मतलब कक्षा में 2 साल का अंतर रह गया। तो लेखक को एक बार लेखक सोचे कि चलो अब बड़े भाई साहब को कुछ सुनाता हूँ कि इतने वो तपस्या किए थे, मतलब इतनी मेहनत किए थे और हम तो मज़े से खेलते थे, फिर भी हम फर्स्ट आए क्लास में, लेकिन वो तो फेल हो गए। लेकिन वो इतने उदास थे फेल होने के बाद कि लेखक को कुछ बोला ही नहीं गया। हाँ, अब मुझे उन पर कुछ अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते खेलते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। लेकिन इसके जब ये पास हो गए तो इनको अपने ऊपर कुछ घमंड हो गया और भाई साहब जो इन पर रौब जमाते थे मतलब हुक्म जमाते थे वो अब वो नहीं जमाते थे। ये एकदम मस्ती में खेल कूद में शरीफ होने लगे। पास तो चलो हो ही गए हैं। अगर उन्होंने सोचते थे अगर भाई साहब ने फिर से हमको डांटेंगे भाई साहब तो साफ कह दूंगा कि आप जो इतना मेहनत की आप तो फेल हो गए, हम तो पास हो गए, तो आप हमको नहीं डांट सकते। अब भाई साहब ने इसे भांप लिया। जब इसको भाई साहब का डर नहीं रहा तो बड़े भाई साहब समझ गए कि इसको जो है घमंड हो गया है, इसको मेरा डर नहीं रहा है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं। तो बड़े भाई साहब जो थे वो समझ गए कि इसे घमंड हो गया है कि ये क्लास में पास हो गया है खेल कूद से। तो एक दिन क्या हुआ, जब लेखक पूरे दिन सुबह का सारा समय क्या हुआ पढ़ाई नहीं किए और गुल्ली डंडा खेल के जब लंच के समय घर आए हॉस्टल आए तो बड़े भाई साहब ने तलवार खींच ली। मतलब पूरे गुस्से में थे और उसको देखते ही उस पर बरस पड़े, मतलब उस पर डांटना शुरू कर दिए लेखक को। ये बोलने लगे कि इस साल तो तुम पास हो गए हो, दर्जे में मतलब कक्षा में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। लेकिन घमंड इतना मत करो क्योंकि घमंड जो है किसी का नहीं रहता है। रावण जो इतना रावण जो इतना था भूस्वामी था, मतलब जमीन भूमि का स्वामी था, उसका घमंड भी नहीं रहा। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम तो तुम पास कर गए हो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मेन है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। वो बोले कि रावण जो भूमंडल के स्वामी थे उसको चक्रवर्ती कहते थे, वो उसका भी घमंड नहीं रहा। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। बहुत सारा जो है राष्ट्र अंग्रेज का आधिपत्य अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा थे, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। रावण जो थे बहुत चक्रवर्ती राजा थे, संसार के सभी राजा जो थे उसके दास थे, उसे कर देते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। वो कहते हैं कि आदमी को जो भी चाहे काम करे लेकिन घमंड नहीं करे, इतराए नहीं। अभिमान किया, घमंड किया और दीन दुनिया से चला गया। मतलब जब भी वो रावण घमंड करने के कारण ही इस दुनिया से चला गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लगे। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब होता है
किसी को अचानक ही कीमती सामान हाथ लग जाना, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, इसमें कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न हो। वह बोले कि अभिमान जो है सबको ले डूबता है। ठीक है, तो शैतान का हाल भी हुआ था कि वो अभिमान किया था, घमंड किया था, इसलिए वो जो था उसका अंत हो गया। तो एक बार शाहे रूम के बारे में एक उदाहरण देते हैं कि उसने भी एक बार अहंकार किया था, लेकिन वो लास्ट में उसको भीख मांगना पड़ा और भीख मांग कर वो मर गया। तो वो बोलते हैं तुमने तो अभी सिर्फ एक क्लास ही पास किया है और तुम्हारा सिर फिर गया, मतलब तुम्हारी बुद्धि जो है वो कम हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, तो तुम आगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। ये समझ, वो बोलते हैं तुम समझो कि तुम जो है अचानक पास हो गए हो, अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिफिर भी न मिलेगा, सिफिर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। बोल रहे हैं कि मैं तो फेल हो गया, लेकिन मेरे फेल होने पे मत जाओ। जब मेरे क्लास में आओगे, मेरे कक्षा में आओगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री तुम पढ़ोगे या इतिहास पढ़ोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि इतिहास जब पढ़ोगे तो एक एक टाइटल से 10-10 8-8 तो आदमी होते थे। जैसे हेनरी ही है तो 8 हेनरी है, कौन सा कांड कब हुआ था कुछ पता ही नहीं चलता है। हेनरी 8वां जो काम किया, यदि हेनरी 7वां लिख देंगे तो सारा नंबर गायब। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, और जॉ की जगह और जॉ वो लिख दिया और सारे नंबर कट गए। मतलब ज्योमेट्री में थे हम कुछ भी उल्टा सिल्टा नहीं कर सकते हैं। कोई इन निर्दयी मुमकिनों से नहीं पूछता कि आखिर अबसो और जॉब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। बोला जा रहा है कि हम उल्टा लिखे सीधा लिखे, मतलब उसमें हमारा नंबर कट ही जाएगा। वह तो देखते हैं कि पुस्तक में लिखा है, चाहते वो लड़के वो समझा रहे अपने छोटे भाई को कि कितना मुश्किल है ज्योमेट्री और पढ़ना। कह दिया संयम, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अब वो समझा रहे हैं कि देखो, टीचर बोलते हैं कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो, जो 4 पन्ना का हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है और दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे जो एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अगर हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रखने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केल आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। वो बता रहे हैं कि जब समय की पाबंदी पर 4 पन्ना का निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो हाथ में अब कलम लिए रोना आ जाता है कि जब सब जानता है कि समय से जीवन में संयम आ जाता है, समय की पाबंदी से हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाते हैं। यह तो एक लाइन में कही जा सकती है, लेकिन अब इसके लिए 4 पन्ना लिखो, तो ये तो अत्याचार है। लेकिन ये सब हम लिखेंगे कब, जब हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वही लेखक समझा रहे अपने छोटे भाई, लेखक को समझा रहे बड़े भाई, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाव का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अब बल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइए। वो कह रहे हैं कि मेरे दर्जे में जब आओगे, मेरे क्लास में, तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। और मैं भले ही फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा मुझे संसार का अनुभव है, तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहता हूँ सुनो।
स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताजुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। स्कूल का समय हो रहा था और बड़े भाई साहब थे कि भाषण दिए जा रहे थे, तो उसको जो आज खाना खा रहा था लेखक, उसको वो भी अच्छा नहीं लग रहा था उनके भाषण देने के आगे। वो सोच रहे थे लेखक कि जब पास हो गए हैं तो इतना अपमान हो रहा है, यदि हम फेल हो जाएंगे तो भाई साहब तो मेरे प्राण ही ले लेंगे, हमको मार ही डालेंगे। और भाई साहब जो अपने क्लास का नवमीं का इतना भयंकर मतलब इतना उसको डरा दिए थे लेखक को कि वो सोच रहा था कि स्कूल छोड़कर घर चले जाएं। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी पढ़ाई में उनका मन लगा ही नहीं। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, पढ़ता बहुत कम था लेखक, और खेलकूद में पूरा ध्यान देते थे। बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। वो इतना ही पढ़ते थे कि होमवर्क जो था वो पूरा हो जाते थे और कक्षा में वो अपमानित ना हो उतना पढ़ लेते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। वो जो पास हुए थे तो उनको अपने ऊपर विश्वास हो गया था, लेकिन धीरे धीरे जो पढ़ाई नहीं करते थे इससे क्या हुआ, वो विश्वास भी वो खो दिए और फिर चोरों की तरह छुप छुप के खेलना वगैरह शुरू कर दिए। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। फिर से एग्ज़ाम हुआ, इस बार भी लेखक पास हो गए और बड़े भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गए। फिर से ये अपने कक्षा में फर्स्ट आ गए थे। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक में तो कठोर परिश्रम। उसको खुद भी लेखक को आश्चर्य हो रहा कि हम तो नहीं पढ़े फिर भी हम पास हो गए और दर्जे में अव्वल आए हैं, लेकिन भाई साहब जो इतना पढ़ाई किए वो फिर से फेल हो गए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से इधर, 6 से 9 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। पढ़ के जो थे उसके बड़े भाई साहब पूरे सूख गए थे। पूरा उस रात भर सुबह स्कूल जाने के पहले तक वो पढ़ते रहते थे। उस पर लेखक को जो है कभी कभी अपने भाई साहब पे दया भी आती थी। जब रिजल्ट सुनाया गया तो इसके बड़े भाई साहब जो फेल हुए थे वो सुनकर रोने लगे। इससे क्या हुआ, लेखक भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की कौन टाले। वो सोच रहे थे काश मैं भी फेल हो गया होता। मेरे और बड़ी भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। जब इस बार भी वो फेल हो गए तो लेखक क्या हुए, फिर एक क्लास आगे आ गए और बड़े भाई साहब उसी क्लास में रह गए। मतलब अब इन दोनों के बीच एक क्लास का अंतर था। वो 9वीं में और ये 8वीं में। एक बार तो लेखक सोचने लगे कि काश हम जो थे ये एक बार और फेल हो जाते और हम अगले साल इनके क्लास में पहुंच जाते, तब तो ये हमको नहीं डांटते। लेकिन लेखक जो थे अपने मन से इस विचार को निकाल दिए। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का असर है कि मैं दानादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबर से। वह सोचने लगे कि वो जो डांटते हैं मेरे लिए ही डांटते हैं, शायद उनके डांट का ही असर है कि मैं हर साल पास हो जाता हूँ। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। अब जो थे बड़े भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, मतलब शालीन हो गए थे। अब इनको लेखक को ज़्यादा डांट डपट नहीं करते थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। शायद लेखक को लग रहा था कि बड़े भाई साहब जो है बार बार फेल हो रहे हैं और मैं पास हो रहा है, तो उनको लगता होगा कि ये तो नहीं पढ़ता है फिर भी पास हो जाता है, और हम तो इतना पढ़ते हैं, इसको उतना उपदेश देते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, तो हम उतना इसको क्यों डांटे। तो मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी, मतलब इनका जो था आज़ादी बढ़ गया। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने, कनकौवा मीन्स होता है पतंग, मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब मीन्स होता है इज्जत, और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है।
अब क्या हुआ, लेखक समझने लगे कि हम तो अब एक ही क्लास नीचे और मैं बार बार पास होता हूँ, ये तो फेल हो जाते हैं, तो अब ये मुझे नहीं डांटेंगे। और बड़े भाई साहब भी अब जो थे लेखक को कुछ सोच समझ कर ही डांटते थे। इससे क्या हो गया, इसके मन में बैठ गया, लेखक के मन में, हम पढ़े नहीं पढ़े, मेरा तकदीर जो है बुलंद है, तो मैं पास हो ही जाऊंगा। अब इसको क्या हुआ, लेखक को जो थोड़ा बहुत पढ़ता था वो भी बंद कर दिया और इसको एक नया शौक स्टार्ट हुआ, पतंग उड़ाना। और सारा समय ये पतंगबाजी में ही दे दिया करते थे। लेकिन फिर भी ये भाई साहब से बचकर पतंग उड़ाते थे, मतलब उनसे छुप कर उड़ाते थे, क्योंकि ये उनके इज्जत में कमी नहीं करना चाहते थे, उनकी बहुत अदब करते थे। मांझा देना सब जितना भी काम होता था सब इनके भाई साहब से छिप कर ये करते थे। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लुटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। एक दिन क्या हुआ, शाम में हॉस्टल से दूर एक कनकौआ, मतलब एक पतंग जो थी वो कट के आ रही थी और ये पूरा उसको लूटने के लिए, मतलब उसको पकड़ने के लिए एकदम दौड़े जा रहे थे बेतहासा। मतलब इनको कोई होश नहीं था कि हम किस तरफ दौड़ रहे हैं। आँख जो थी आसमान की तरफ थी, मतलब ये पतंग ऊपर था आसमान में, ये किधर गिरेगा ऊपर देखते ये दौड़े जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा जो है स्वर्ग से निकल कर आ रही हो और ये उसको आत्मा को पकड़ने जा रहे हो। बालकों की पूरी सेना, मतलब जो जितना भी लड़का था, कोई भी टाइप का लड़का, वो क्या पूरा सेना जो था, डंडा भंडा जो भी होता उसको लेकर बांस वगैरह से पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। कोई अपने आगे पीछे नहीं देख रहा था कि कौन है नहीं है, सब चाह रहा था कि हम उस पतंग को पकड़ लें। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। सहसा मीन्स होता है अचानक। अचानक ही वो जो दौड़ रहे थे वो आगे पीछे तो देख नहीं रहे थे, बड़े भाई साहब से वो टकरा गए जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले ढेले के कनकौए के लिए दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े भाई साहब जब से टकराए तो ये बड़े भाई साहब क्या किए, इनका हाथ पकड़ लिए और बोले तेज आवाज़ में, उग्र भाव से, मतलब क्रोधित होकर गुस्सा में बोले कि इन बाजारी, मतलब ये छोटे लड़के के साथ, बाजार जो कि जिनको की पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उनके साथ तुम एक पतंग के लिए दौड़ रहे हो, तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। वो बोले कि तुम कम से कम इतना तो सोचो कि अब हम छोटे क्लास में नहीं हैं, बड़े क्लास में आ गए हैं, 8वीं में आ गए हैं, मुझसे केवल एक क्लास नीचे, कम से कम अपनी पोजीशन का, पद का तो ख्याल रखो। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है, बड़े बड़े विद्वान होंगे। वो कह रहे हैं कि एक ज़माना था तुम 8वीं पास करके 8वीं में हो और पतंग के लिए दौड़ रहे हो, जबकि 8वीं पास करके लोग नौकरी करते हैं, कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट है तो कोई सुपरिटेंडेंट है, और तुम पतंग के लिए दौड़ रहे हो। और तुम उसी 8वीं दर्जी में जाकर एक बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, मतलब तुम तेज हो, इसमें शक नहीं, लेकिन यह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तो तुम्हारे इतने तेज होने का क्या मतलब है कि तुम्हारा जो सम्मान है तुम उसको ही नहीं जी पा रहे हो। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। और बड़े भाई साहब उसको बोल रहे, तुम जो सोच रहे हो कि हम तुमसे केवल एक क्लास तुम मेरे से नीचे है और हम तुमको डांटेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, तो यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरी समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। वो बोल रहे हैं भले ही तुम मेरे दर्जे मेरे क्लास में आ जाओ, मुझसे आगे चले जाओ, लेकिन उम्र का जो 5 साल का अंतर है, तुमसे जो 5 साल मुझे ज़्यादा अनुभव है, उसको तुम तो क्या भगवान भी मिटा नहीं सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और
डिफिल और डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारा जन्मदाता है। वे कह रहे हैं, समझाते हैं उनको कि जिस तरह से हमारे जो दादा हैं वो सिर्फ 5वीं 6ठी पढ़े हैं, लेकिन वो, और हमारी अम्मा तो शायद कुछ भी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन वो हमें समझाने का पूरा अधिकार रखते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें जन्म दिए हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान हमसे और तुमसे ज़्यादा। वे कह रहे हैं कि किताब की बात तो उनको भले ही नहीं मालूम हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ज्ञान जो है उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है, जो कि ज़िंदगी में वही ज्ञान काम देता है, किताबी ज्ञान नहीं। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं। वो कहते हैं भगवान जब नहीं करे कहीं मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। वो कह रहे हैं यदि हम बीमार पड़ जाएंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ दादा को तार दोगे, लेकिन यदि वो लोग रहेंगे दादा तो सबसे पहले बीमारी को खुद पहचानेंगे, उसमें उसका इलाज करेंगे। यदि उनसे ना हो सका तब वो डॉक्टर को बुलाएंगे। लेकिन हम छोड़ो, बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, हमको और तुमको तो इतना पता नहीं है कि हम लोग को जो पैसा मिलता है उसमें हम लोग अपना महीना कैसे चलाएंगे। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया। कुटुंब मीन्स होता है परिवार। वह कह रहे हैं कि जब हम लोगों को दादा पैसा भेजते हैं तब तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग इस पैसे को कैसे खर्च करें, जबकि हम और तुम आज जितना खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने जो है अपनी उम्र का बड़ा भाग अच्छे से निभाया है और पूरे परिवार को भी चलाया है, जिसमें 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, अपने हेडमास्टर साहब का एग्जाम्पल देते हैं, MA हैं और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गए। कहते हैं हेडमास्टर को 1000 रुपया मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपना घर नहीं संभाल पाते, उनकी बूढ़ी माँ संभालती हो गए है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब वो घर चलाते थे तो पता ही नहीं चलता था उनको कि कैसे खर्च करना है, हमेशा कर्ज लेते रहते थे। लेकिन जब से उनकी माता ने घर संभाला है, घर में लक्ष्मी आ गए, तो भाईजान या गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओ। वो सोच रहे हैं कि यदि तुम मेरे समकक्ष आ गए हो, मेरे दर्जे के लेवल में आ गए हो, मेरे से जस्ट 1 क्लास नीचे हो, तो तुम ये मत समझो कि तुम अब फ्री हो गए हो और तुम जो ये फालतू रास्ता पर चल रहे हो हम तुमको इस पर चलने देंगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर बोलते हैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। वो कहते हैं यदि तुम बात से नहीं मानोगे तो हम तुमको पिटाई भी करेंगे। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। तब जब बड़े भाई साहब ने इस तरह की बातें की तब लेखक सचमुच झुक गए। उनको पता चला कि आज वो कितने छोटे हैं और बड़े भाई साहब के मन में फिर से श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर से वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और आंखों में ही बोले कि हम जो कह रहे हैं, आंख से ही बोले कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपको पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। वह कह रहे हैं भाई साहब जब उनको पता चल गया कि छोटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसको अपने गले से लगा लेते और कहते हैं कि पतंग उड़ाने को मैं तो मना नहीं करता, हम भी चाहते कि पतंग उड़ाए, लेकिन हम नहीं उड़ा सकते क्योंकि यदि हम उड़ाएंगे तो तुम भी हमको देख के उड़ाओगे, यदि हम बेराह हो जाएंगे तुम भी बेराह हो जाओगे, तो
मेरा यह कर्तव्य है, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं तो वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौरा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। तभी क्या हुआ, इन दोनों भाई का मिलन हो ही रहा था, तभी एक कटा हुआ पतंग आ रहा था। पूरा लड़का का जो टोली था, बच्चों की टोली उसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन बड़े साहब भाई साहब ने क्या हुआ, छलांग लगाकर उसकी डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे। पीछे पीछे लेखक भी दौड़ने लगे। तो इस तरह से बड़े भाई साहब की कहानी में लेखक ने यह दर्शाया है, यह बताया है कि एक बड़ा भाई जो है अपने बचपन को त्याग कर, अपने बचपना को छोड़कर किस तरह से अपने छोटे भाई को एक सही राह दिखाता है, ताकि वो इतना मेहनत करता है कि उसका छोटा भाई भी उसको देख के मेहनत करे, पढ़ाई करे और वो गलत रास्ते पर न चले। आशा है आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसका प्रश्न अभ्यास खुद अपने शब्दों में कर सकते हैं। थैंक यू।